बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर का थर्ड पेपर क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव पढ़ा रहा था, इस थर्ड पेपर में हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में फर्स्ट यूनिट को शुरू किया था। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पॉइंट हमने आपको पढ़ा दिया था। इसके बाद हम लोग फर्स्ट यूनिट का सेकेंड पॉइंट शुरू किए थे। इस सेकेंड पॉइंट्स में हमारा था एजुकेशनल ऑफ द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा। इस पर तमाम बिंदुओं पे चर्चाएं हम लोगों ने कर लिया था। अब हम आगे चर्चा करेंगे इसी कड़ी में विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा की व्यवस्था में जो पाठ्यक्रम लागू होता है, आज हम उसकी बात करेंगे। देखिए, तमाम विचारकों का ऐसा मानना था कि हमारी कक्षा में उपस्थित सामान्य बालक, विशिष्ट बालक, अति विशिष्ट बालक, ये जितने भी प्रकार के बालक हैं, इन सभी प्रकार के बालकों को शायद एक समान पाठ्यक्रम से शिक्षा न दी जा सके। इसलिए तमाम विचारकों का मानना था कि जैसे जैसे बालक होंगे उसी के हिसाब से उनके लिए अलग अलग पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा और उन पाठ्यक्रमों की सहायता से इन बालकों को शिक्षित किया जाएगा। इस तमाम तर्कों के बाद एक बात स्पष्ट होकर निकली कि हाँ, यदि आवश्यकता है तो उन बच्चों के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम को लागू किया जा सकता है, जिससे कि उन बच्चों को, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उनको सहायता मिल सके और साथ ही उस पाठ्यक्रम की सहायता से वो अपना शैक्षिक ज्ञान प्राप्त कर सकें। लेकिन एक बात और भी देखी गई कि यदि हम सभी प्रकार के बालकों के लिए अलग अलग शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, अलग अलग पाठ्यक्रम की व्यवस्था करते हैं, तो तमाम समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इन तमाम बिंदुओं के अंतर्गत अध्ययन करने के बाद, विचार विमर्श करने के बाद, डॉक्टर केम्पटन ने, डॉक्टर एक प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं, डॉक्टर केम्पटन, डॉक्टर केम्पटन डॉक्टर केम्पटन ने कहा कि अलग अलग विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम अलग अलग होना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है, होना चाहिए। लेकिन उस पाठ्यक्रम का जो उद्देश्य है, उस पाठ्यक्रम का जो उद्देश्य है, उद्देश्य है उस पाठ्यक्रम का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य सबका एक होना चाहिए। चाहे शारीरिक, चाहे मानसिक, चाहे व्यक्तिगत, किसी भी प्रकार की विशेष आवश्यकता वाला यदि कोई भी बालक है, इन सबका अगर आवश्यकता पड़े तो पाठ्यक्रम अलग अलग होना चाहिए। लेकिन इन अलग पाठ्यक्रम होने के बाद भी इन पाठ्यक्रमों का जो उद्देश्य है वो एक होना चाहिए। इनके उद्देश्यों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। अगर इस तत्व को हम विशेष मान के अपना पाठ्यक्रम तैयार करते हैं, उन विशेष बालकों के लिए अगर पाठ्यक्रम तैयार करते हैं तो पाठ्यक्रम बेहतर और प्रभावी होगा। आगे इसमें उन्होंने कहा कि जैसे जैसे बालक हैं, आगे उन्होंने कहा कि जैसे जैसे बालक हैं वैसे वैसे पाठ्यक्रम होना चाहिए। सबसे पहले विकलांगों की श्रेणी में उन्होंने दृष्टिबाधितों को रखा, नंबर 1 पे रखा दृष्टिबाधितों को, नंबर 1 पे रखा दृष्टिबाधितों को। नंबर 1 पे रखा दृष्टिबाधितों को। उन्होंने कहा कि जो दृष्टिबाधित बालक हैं, इनको हम सामान्य बालकों की तरह कक्षा में बैठा के शिक्षा तो दे सकते हैं, लेकिन ये ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी कि जो हमारे दृष्टिबाधित बालक हैं, अगर वो दृष्टि दोष से थोड़े से प्रभावी हैं तो उनको कक्षा में आगे की तरफ बैठा के शिक्षा तो प्रदान किया जा सकता है सामान्य बच्चों के साथ। लेकिन जो पूर्णतः दृष्टिबाधित हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है, जिनका कह सकते हैं कि आंकलिक स्तर जो है वो 250 या 500 से ऊपर है, उन बालकों के लिए उन्होंने कहा कि ऐसे बालकों के पाठ्यक्रम में ब्रेल लिपि शिक्षा के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही साथ इन बालकों को सीखने समझने में कोई असुविधा न हो, इसके लिए ब्रेल लिपि की व्यवस्था पर आधारित पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। साथ ही साथ इनको समान बच्चों के साथ कक्षा में बैठा के और यदि आवश्यकता हो तो थोड़े समय के लिए अलग कक्षाओं में बैठा के भी इनको शिक्षा दी जा सके। साथ ही साथ शिक्षा में 2-3 महत्वपूर्ण बातें उन्होंने बताई कि जो दृष्टिबाधित बालक हैं, इन्हें दिखाई तो नहीं देता है लेकिन सुनाई देता है, इसलिए इनके पाठ्यक्रम में कुछ खास ऐसे आधुनिक यंत्र भी शामिल किए जाएं जिससे कि इनका जो शैक्षिक स्तर है, जो शिक्षा में रुचि वो बढ़े। जैसे रेडियो है, रेडियो, ग्रामोफोन,
रेडियो ग्रामोफोन, जैसे कि मान सकते हैं हम कि बालक को दिखाई तो नहीं देता है लेकिन सुनाई पूर्णतः देता है। यदि वो तमाम सूचनाओं को शिक्षक के द्वारा प्रदान किए ज्ञान को अगर सुनता है तो सुन के भी वो शिक्षक द्वारा बताए गए विषय वस्तु को याद रख लेता है। साथ ही साथ एक बात और इसमें रखी गई, कहा गया कि ये जो बच्चे हैं इनमें व्यावसायिक तत्वों की शुरुआत वो प्रारंभिक स्तर पर कर देनी चाहिए। इसके लिए कुछ खास बिंदु पहले से निर्धारित किए गए कि इन बिंदुओं को प्रोत्साहित तौर पे इनके पाठ्यक्रम में रखा जाएगा। सबसे पहले बात रखी गई गृह विज्ञान की, गृह विज्ञान की बात रखी गई कि इन बच्चों को होम साइंस की शिक्षा, गृह विज्ञान की शिक्षा जरूर प्रदान की जाए। दूसरी बात महत्वपूर्ण इसमें रखी गई संगीत की, संगीत की बात रखी गई कि ये बच्चे जो दृष्टिबाधित हैं, जो किसी कारणवश दृष्टि रूप से ग्रसित हैं, दृष्टि दोष से ग्रसित हैं, इन बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था में गृह विज्ञान के साथ साथ संगीत की शिक्षा भी दी जाए। क्योंकि दिखाई तो नहीं देता है लेकिन उनकी आंतरिक आत्माएं बहुत ही प्रवृत्त होती हैं, बहुत ही तीव्र होती हैं, जिसके कारण संगीतिक तत्व अगर उनको प्राप्त होता है तो वो अपना व्यवसायिक या भविष्य जीवन निर्धारित कर सकते हैं। इसका उदाहरण हम ले सकते हैं प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार जो रहे हैं डॉक्टर रविंद्र जैन, जिससे हम मतलब एक उदाहरण ले सकते हैं कि उनकी भी आंखें नहीं थी, पूर्णतः ब्लाइंड्स थे, वो पूर्णतः दृष्टि दोष से ग्रसित थे, लेकिन बहुत बड़े संगीतकार वो बने। तीसरी महत्वपूर्ण बात इसमें जो दिखाई देती है वो शारीरिक कला की, तीसरी महत्वपूर्ण बात दिखाई देती है शारीरिक कला की। देखिए तीसरी महत्वपूर्ण बात दिखाई जो देती है वो शारीरिक कला की, कि ये बालक मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, बस इन्हें दृष्टि दोष होता है। तो यदि इनको पाठ्यक्रम में शारीरिक कला की शिक्षा प्रदान की जाए तो शायद शारीरिक कला से ये अपना कह सकते हैं आंतरिक और व्यक्तिगत विकास करके अपना जो व्यावसायिक और सामाजिक जीवन है उसको बेहतर बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे शारीरिक रूप से विकलांग बालकों, नंबर 2 की बात। ये तो प्रथम था दृष्टि दोष से ग्रसित बालिक। अब दूसरा हम पढ़ेंगे श्रवण दोष से ग्रसित बालक। श्रवण दोष से ग्रसित बालक, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा, श्रवण मतलब होता है सुनना। श्रवण दोष से ग्रसित बालकों के शिक्षा के पाठ्यक्रम में, अर्थात कहने का तात्पर्य वे बालक बालिकाएं जो देखने में समर्थ हैं, चलने फिरने में समर्थ हैं, लेकिन किसी कारणवश सुनने में असमर्थ हैं, तो इन प्रकार के बालकों के शिक्षा की व्यवस्था में जो पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा वो पाठ्यक्रम हमारा ऐसा होना चाहिए जिसमें तमाम आधुनिक यंत्र शामिल होने चाहिए, जिससे बच्चे को सुनाई तो न दे लेकिन दिखाई दे। इनकी शिक्षा की व्यवस्था में जैसे चलचित्र को हम शामिल कर सकते हैं कि बच्चा चीजों को देख के समझ सकता है। साथ ही साथ इसमें 2-3 और महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे हम इनके पाठ्यक्रम में टीवी या चलचित्र ये भी शामिल कर सकते हैं। इनकी सहायता से भी हम श्रवण दोष से संबंधित बालकों की शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध करा सकते हैं। साथ ही साथ हम ऐसे पाठ्यक्रम को तैयार करेंगे, ऐसे पाठ्यक्रम को निर्धारित करेंगे जिस पाठ्यक्रम में हमारा जो श्रवण दोष से ग्रसित बालक है वो बिना किसी अस्वस्थता के, मतलब बिना किसी समस्या के, वो समान बच्चों के साथ, समान बालकों के साथ शिक्षा की व्यवस्था में भाग ले सकता है। आगे हम बात करेंगे तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है हमारा शारीरिक विकलांग या कह सकते हैं शारीरिक रोग से ग्रसित बालक। देखिए शारीरिक रोग से जो ग्रसित बालक हैं उसमें थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये जो शारीरिक, इस शब्द से स्पष्ट हो रहा है, शारीरिक मतलब ऐसे बालक जो मानसिक तौर पे, दृष्टि तौर पे, श्रवण तौर पे सही होते हैं, लेकिन जन्म के समय या जन्म के उपरांत कुछ ऐसी कमियां हो जाती हैं जिनके कारण उनके शरीर में शारीरिक दोष उत्पन्न हो जाता है।
इन शारीरिक दोषों के कारण भी वो शिक्षा की व्यवस्था में भाग नहीं ले पाते हैं। यदि अगर हम उनके पाठ्यक्रम को निर्धारित करते हैं तो ये हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारी कक्षा में, ध्यान दीजिएगा, हमारी कक्षा में जो पाठ्यक्रम पहले से चल रहा है सामान्य पाठ्यक्रम, वो सामान्य पाठ्यक्रम की सहायता से ही शिक्षा में वो शामिल हो सकते हैं। बस उनके लिए कुछ खास विशेष प्रावधान की आवश्यकता होती है, जिसको एक शिक्षक के तौर पे या एक कह सकते हैं संस्थापक के तौर पे या एक मैनेजमेंट बॉडी, एक प्रशासनिक व्यवस्था के तौर पे हमें अपने कक्षा में निर्धारित करना होता है। जैसे उनको बैठने के लिए घुमावदार कुर्सियों की आवश्यकता पड़ती है, घुमावदार कुर्सियां, जैसे उनको बैठने के लिए घुमावदार कुर्सियों की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, कक्षा में उन्हें कोई समस्या ना हो, चलने फिरने में समस्या ना हो, इसके लिए जो कक्षा की फर्श है, जो क्लासरूम का फर्श है, जो जमीन है, वो बेहतर होनी चाहिए। कक्षा में फर्श होना चाहिए, ताकि नीचे बैठने में या उनको कक्षा में यहाँ से वहां जाने में या कक्षा में अंदर या बाहर जाने में कोई असुविधा ना हो। तीसरी महत्वपूर्ण बात कही गई कि उनकी सहायता के लिए टंकण यंत्रों की सुविधा हो, टंकण यंत्रों की सुविधा हो। टंकण यंत्रों से हमारा तात्पर्य है कि कुछ ऐसे यंत्र होते हैं जो या जिनकी सहायता से एक छात्र जो विकलांगिक तौर पर, शारीरिक रूप से थोड़ा अक्षम है, विकलांग है, वो सहायता ले सकता है। टंकण के उदाहरण के तौर पे हम टाइपराइटर को समझ सकते हैं। टाइपराइटर क्या होता है उसको हम अब जानते हैं, तो टंकण के यंत्रों के तौर पे टाइपराइटर का उदाहरण हम ले सकते हैं कि जो शारीरिक रूप से विकलांग बालक हैं, जो बच्चे हैं, वो टंकण यंत्रों की सहायता से शिक्षा की व्यवस्था में भाग ले सकते हैं। आगे हम इसमें देखेंगे कि चौथी महत्वपूर्ण बात देखेंगे कि कक्षा में प्रवेश के लिए रैंप होने चाहिए। रैंप अर्थात सामान्य जो बच्चे होते हैं वो सीढ़ियों की सहायता से कक्षा में प्रवेश कर जाते हैं लोग, लेकिन जो शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे हैं, जो चलने फिरने में थोड़ा असमर्थ हैं, किसी के हाथ में दिक्कत है, किसी के पैर में दिक्कत है, ये बच्चे कक्षा में किस प्रकार आसानी से शामिल हो जाएं, इसके लिए कक्षा में या क्लास में हम कह सकते हैं जाने और आने के लिए सीढ़ियों के साथ साथ ढालूनुमा एक प्रकार का रैंप होना चाहिए, जिससे कि विकलांगिक बच्चा भी कक्षा में आसानी से चला जाए। आगे हम इसमें थोड़ा सा और पढ़ते हैं। शारीरिक विकलांगता की बात हम आज चौथे नंबर पे बात करेंगे, मानसिक विकलांगता की। मानसिक विकलांगता की देखिए, मानसिक विकलांगता की बात हम कर रहे हैं। जब मानसिक विकलांगता की हम बात करते हैं तो हमें इस मानसिक विकलांगता में देखने को मिलता है कि मानसिक विकलांगता में 3 प्रकार के छात्र हमें कक्षा में दिखाई देते हैं जो मानसिक तौर पे विकलांग होते हैं। सबसे पहले हमारे होते हैं जड़ बुद्धि। जड़ बुद्धि देखिए, हम इसको पढ़ लेते हैं। जड़ बुद्धि को एक कक्षा में हमें 3 प्रकार के बालक दिखाई देते हैं जो मानसिक तौर पर विकलांग होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है जड़ बुद्धि। जड़ बुद्धि बालक वे होते हैं जो जन्म से या जन्म के बाद अपने बुद्धि का प्रयोग एकदम नहीं कर पाते हैं, बहुत ही करते हुए तो बहुत ही कम करते हैं। ये भी एक समस्या होते हैं शिक्षक के लिए, लेकिन आवश्यक होता है सभी प्रकार के बालकों को शिक्षा देना। इसलिए हम शारीरिक विकलांग बालकों के लिए जड़ बुद्धि संबंधी जो बालक हैं, जब इनके लिए हम पाठ्यक्रम तैयार करते हैं तब हम ध्यान देते हैं कि इसमें कुछ खास, इनके पाठ्यक्रम में कुछ खास ऐसे बिंदु शामिल हों जिनकी सहायता से ये बालक अध्ययन में भाग ले सकें। इसके लिए आवश्यक होता है कि ये ज्यादा से ज्यादा हस्तशिल्प की सहायता से सीखेंगे। ज्यादा से ज्यादा किससे सहायता सीखेंगे? हस्तशिल्प की। हस्तशिल्प से तात्पर्य होता है कि इन्हें शिक्षक के द्वारा बार बार बताए जाने के बाद भी ये ज्ञान को प्राप्त करने में अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं। लेकिन क्या होता है कि
कि इनको हम छोड़ तो सकते नहीं, हमें शिक्षा देना है, इसलिए इनका जो पाठ्यक्रम तैयार करेंगे वो हम ध्यान देंगे कि इनके पाठ्यक्रम में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल हो जो हस्तशिल्प से संबंधित हो। बच्चा प्रारंभिक स्तर से तमाम गुलदस्ते, खिलौने, फूल, कागज के फूल, ये सारी चीज़ें बनाना सीख जाए, ताकि वो अध्ययन के दौरान तो ज्ञान प्राप्त करे, ताकि और साथ ही साथ भविष्य जो उसका भविष्य है वो भी बेहतर इसी के साथ तैयार होता जाए। देखिए, दूसरी बात होती है निम्न बुद्धि। दूसरी बात हो रही है निम्न बुद्धि की। दूसरी बात हो रही है निम्न बुद्धि की। देखिए, निम्न बुद्धि की हम बात करें, निम्न बुद्धि वो होता है जो जड़ बुद्धि से थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन समान बुद्धि से कम होता है। इन निम्न बुद्धि के बालकों के पाठ्यक्रम की हम बात करें तो पता चलता है कि ये निम्न बुद्धि के जो बालक होते हैं, जड़ बुद्धि से थोड़ा सा ऊपर होते हैं, लेकिन समान बालक जो होते हैं या समान बुद्धि के जो बालक होते हैं, उनसे थोड़ा इनका मानसिक स्तर थोड़ा सा कम होता है, ये दोनों के बीच में होते हैं। तो इन प्रकार के बालकों का जो हम पाठ्यक्रम तैयार करेंगे, उस पाठ्यक्रम में हम ध्यान देंगे कि वहां हम सामान्य पाठ्यक्रम को तो लागू करेंगे ही, हम सामान्य पाठ्यक्रम को तो लागू करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ इसमें हम हस्तशिल्प को भी लागू करेंगे। हम इनके पाठ्यक्रम में समान चीजों को तो रखेंगे जो समान बच्चों को दिया जाता है, लेकिन साथ साथ इनको हस्तशिल्प को भी हम लागू करेंगे। तीसरा होता है इसमें, तीसरा महत्वपूर्ण है, तीसरा इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु दिखाई देता है वो है समान बालक। तीसरा जो है इसमें वो समान बालक है। देखिए, जो समान बालक हैं, ये मानसिक रूप से उतने कह सकते हैं मजबूत नहीं है जितना कि हम कह सकते हैं कि जो विशिष्ट बालक होते हैं, लेकिन फिर भी इनकी मानसिक क्षमता और बालकों से, या कह सकते हैं निम्न बालक या जड़ बुद्धि बालकों से थोड़ा बेहतर होता है। इसके लिए कहा जाता है कि इन बालकों के पाठ्यक्रम को बनाते समय हम ये चीज ध्यान देंगे कि इन बालकों के पाठ्यक्रम में करके सीखने की व्यवस्था से संबंधित तथ्यों को ध्यान देंगे। कि समान बुद्धि वाले बालकों का जब पाठ्यक्रम तैयार करेंगे तो हम ये ध्यान देंगे कि इस प्रकार के बालकों की शिक्षा की व्यवस्था में करके सीखने संबंधित तत्व शामिल हो, ताकि वो बालक जो समान बुद्धि का है वो तमाम बिंदुओं को सीख ले, समझ ले और अपना मानसिक विकास करते हुए सामाजिक और व्यक्तिगत विकास भी करे। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली कक्षा में हम लोग पढ़ते हैं इसको।